Hello my dear students, welcome to our online class। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी व की पूरा पुस्तक संचयन भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमारा पठन का विषय है गिल्लू और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखिका का परिचय हम लोग जानेंगे। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श, करुणा, दया और ममता का जीवंत रूप महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाली महादेवी जी का संपूर्ण काव्य साहित्य वेदनामय है, तो गद्य साहित्य सर्वथा बेजोड़ मानवीय अनुभूतियों को अपने में समाहित किए हुए हैं। समय समय पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण एवं पद्मविभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका निधन 11 सितंबर 1887 को इलाहाबाद में हुआ। समझ में आ गया बच्चों? संपूर्ण पाठ को पढ़ने से पहले आइए पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और उनके संरक्षण की भावना को उकेरा है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार और स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विलक्षण करते हुए प्राणी मात्र पर दया तथा उनके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावात्मक स्तर पर जुड़ जाती थी और वे निरीह मूक प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे। समझ में आ गया बच्चों? इस पाठ में केवल 2 पात्र हैं, एक स्वयं लेखिका और उनके सामने बैठा हुआ ये गिलहरी, जो कि उन्हें प्यार से लेखिका गिल्लू कहते थे। आइए इसका विस्तार वर्णन करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही मेरे उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो उस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखिका का कहने का तात्पर्य यह बच्चों, सोनजूही में पीली कली, सोनजूही में पीली कली यानी जूही एक पुष्प है जो कि पीले रंग का है। तो उसे देखकर अनायास का अर्थ है बच्चों अचानक। उस कली को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार उमड़ पड़ता है। वो विचार कौन सा है बच्चों? उस छोटा सा जीव यानी कि उस छोटा सा जीव का उन्हें स्मरण जाता है। वो छोटा सा जीव कौन है? निश्चित रूप से गिल्लू ही होगा, क्योंकि इसके शीर्षक से हमें पता चलता है। तो
वह गिल्लू क्या करता है, वह इसी लता में छिप कर बैठा रहता था और उनके निकट जाते ही, यानी कि लेखिका के निकट जाते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। इसका कहने का अर्थ है बच्चों, जब वो जाते थे, जब वो लघु प्राण थी, यानी कि वो गिल्लू था, तब वो कली की खोज करते हैं। आज वो कली, क्योंकि आज वो गिल्लू नहीं है, तो वो कली को देखकर उन्हें गिल्लू का स्मरण आ जाता है। समझ में आ गया बच्चों? परंतु बहुत अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि गिल्लू अब इस संसार में नहीं है। उसके प्राणांत के बाद उसे उस सोनजोही के मिट्टी के नीचे उसे दफनाया गया था, यानी कि उसकी समाधि दे दी गई थी। तो यहाँ लेखिका भावप्रवण होकर कह रहे हैं कि ना जाने वो इस स्वर्णकली के बहाने, यानी नया रूप लेकर वो उन्हें चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। ये लेखिका के विचार हैं, वो भावप्रवण होकर उनके मन में ये विचार आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका भावप्रवण होकर अपने विचारों में डूबे हुए हैं, यानी कि अनेक प्रकार के विचार उनके मन में उमड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अत्यंत प्रिय गिल्लू अब इस संसार में नहीं है। बच्चों रह कर उनके मन में वो विचार आता है, जब गिल्लू उनको मिला था, कब मिला था, कैसे मिला था, किस अवस्था में मिला था। अब हम इसका आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र प्राणी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। रह कर लेखिका के मन में यह स्मरण आ जाता है कि अचानक एक दिन सवेरे वे कमरे से बाहर बरामदे में आकर देखते हैं कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों में छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। दो कौवे वहाँ खेल रहे थे। यह काकभुसुंडी का अर्थ है बच्चों वो कौवा। वो विचित्र प्राणी है। वो विचित्र इसलिए बच्चों, यहाँ लेखिका ने कौवों को एक साथ समादरित और समादरित का अर्थ है सम्मानित, अनादरित का अर्थ है अवमानित, इन दोनों के रूप में प्रकट किए हैं। जैसे कि सामान्यतः हम कौवे को और उसकी काक का कर्कश ध्वनि को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसे अनादरित कहा गया है। परंतु हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। यहाँ लेखिका कौवे के समादरित रूप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब हमारे पितृपक्ष होता है, श्राद्ध के समय हमारे पूर्वज ना गरुड़ के रूप में आते हैं, ना मोर के रूप में, ना ही हंस के।
वे आते हैं तो किस रूप में? इस काक के रूप में। समझ में आ रहा है बच्चों? जब हमारे पूर्वज काक के रूप में हमारे पितृपक्ष में समक्ष प्रकट होते हैं, तब हमें उनकी आदर करनी पड़ती है। उस काक का हम आदर करते हैं। और एक उदाहरण भी दिए हैं, जब हमारे जो कोई प्रियजन दूरस्थ यानी कि दूर में रहने वाला कोई प्रियजन आने का संदेश भी इसके मधुर संदेश से, इसके कर्कश स्वर से पता चलता है, क्योंकि वो संदेश देता है कोई प्रियजन हमसे मिलने आ रहा है या आने का संदेश मिलता है। समझ आ गया बच्चों? अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसलों से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हो बच्चों, जब वो एक कौवे के बारे में सोच रहे थे, अचानक उनके विचार में बाधा पड़ती है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटा सा जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो गमले और दीवार की संधि यानी कि दोनों के बीच में छिपे एक छोटा सा जीव, गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव वहाँ पर पड़ा हुआ था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। तो वो जीव कौन है बच्चों? गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः वो गिर का ऐसी अवस्था हुई थी। अब उसकी ऐसी अवस्था थी कि कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, यानी कि वो आसानी से कौवों की शिकार बन जाती है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है, वो अपने आप को वो बचा नहीं सकती। आगे बताया जा रहा है, काकद्वयों की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चय सा गमले से चिपटा पड़ा था। यानी काकद्वयों का अर्थ है बच्चों 2 कोए, यानी कि 2 कोए उसके घोंसले में आकर उसको प्रहार किए थे, उस लघु प्राण पर यानी छोटे से जीव पर। इसीलिए वो निश्चेष्ट यानी कि बिना किसी हरकत के वो वहाँ पर गमले के पास चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उस छोटे से जीव की ऐसी अवस्था को देखकर सबने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह से लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे ही दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। कहने का तात्पर्य हो बच्चों, सबने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु लेखिका स्वयं संवेदनशील और करुणामय होने के कारण लाकर उसके इलाज करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तीसरे दिन वह थोड़ा सा आश्वस्त का अर्थ है बच्चों निश्चिंत हुआ और मेरी उंगली पकड़कर अपने 2 नन्हे पंजों से और लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कांच जैसे मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। यानी कि बच्चों लेखिका के उपचार से गिल्लू स्वस्थ हो गया।
3-4 माह में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध का अर्थ है चिकना और विस्मित का अर्थ है बच्चों आश्चर्यचकित। यानी कि 3-4 महीने के होते ही वो इतना सुंदर और चिकना हो गया कि वो सबको आश्चर्य में डाल देता है। सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी कि गिलहरी से वो अभी उसका नामकरण कर देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। समझ में आ गया बच्चों? इसलिए क्योंकि उसका नामकरण हुआ है तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक कहा गया है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो कहने का तात्पर्य यह बच्चों 3-4 महीने के कोमल इस प्राणी को लेखिका ने एक फूल रखने की डालियों पर रुई बिछाकर उसके लिए रहने का स्थान बनाकर उसे वो क्या करते हैं, खिड़की पर एक तार से लटका देते हैं। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो इसी तरह से उसका घर बनाते हैं। यही उसका घर रहा। वह स्वयं हिला कर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यहाँ लेखिका उसके चंचलता और समझदारी की ओर इशारा करते हैं। ऐसी कार्यकलाप से वो दूसरों को आश्चर्यचकित कर देता था। समझ आ गया बच्चों? अब आगे क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे कि लेखिका लिखने बैठती, वह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वह तब तक पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में ना रख देती थी। लेखिका के काले से लौटने पर जैसे ही उनका कमरा खोला जाता था, वैसे ही जाली के द्वार से भीतर आकर उनके पैरों से सिर और सिर से पैरों तक दौड़ लगाने लगता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठना चाहती थी। समझ में आ गया बच्चों? भूख लगने पर चिकचिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में वो जो लिफाफे में बंद रहता था बाहर निकलकर पंजों से उसे पकड़कर कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अर्थात उस लघु प्राणी के जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए लेखिका ने उसे मुक्त करने की आवश्यकता महसूस की। इससे लेखिका की सहृदयता, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, सद्व्यवहार तथा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनका स्वाभाविक विकास की भावना का परिचय है। समझ में आ गया बच्चों? गिल्लू चंचल स्वभाव का था। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे जब वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी।
कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। इस प्रकार से गिल्लू लेखिका के साथ छुआ-छुअल खेलने का शौक उत्पन्न हो गया। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है, लेखिका को अपने सभी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, परंतु गिल्लू को छोड़कर किसी की भी हिम्मत उनकी थाली में खाने की नहीं हुई थी। आगे ये भी लेखिका कहती हैं कि लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह उसकी थाली के पास बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसे बहुत पसंद था। काजू ना मिलने पर अन्य खाद्य पदार्थ वह झूले से नीचे फेंक देता था। आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन तक अस्पताल में उन्हें रहना पड़ता है। उन दिनों वह इतना दुखी और उदास रहता था कि उसे अपना प्रिय खाद्य काजू मिलने पर भी वो खाद्य कितना कम खाता रहा, यानी कि कम खाता था। जब लेखिका स्वस्थ होकर गिल्लू लेखिका के लिए उदास और परेशान रहता था। जब लेखिका स्वस्थ होकर घर पहुंचती हैं तो गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को सहलाता था। वह यह इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी कि सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ने बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यहाँ पर लेखिका यह बताना चाहते हैं कि गिल्लू हमेशा उनके समीप ही रहा करता था। दोपहर की गर्मियों में भी वो घर में ही उनके पास रहता था और वो उससे बचने का उपाय भी उसने निकाल डाली थी। वो हमेशा एक सुराही के पास लेटा रहता था ताकि उसे ठंडक मिल सके। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे लेखिका यह बताते हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ में चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न का अर्थ है बच्चों जिसकी मृत्यु निकट हो, यानी मृत्यु के समय पहुंचा हुआ। अर्थात अब गिल्लू का मृत्यु का समय निकट है और वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक कर रहता है जैसे कि उसने बचपन में मरणासन्न समय में किया था। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि बच्चों गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात उसका जीवन का अंत हो जाता है, वो चिर निद्रा में लीन हो जाता है। लेखिका के प्रयास विफल गए और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कौन? गिल्लू। इसके पश्चात लेखिका सोनजुई की लता के नीचे उसे समाधि दे दी। सोनजुई की
बासंती कलियां के खिलने पर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद गिल्लू की इन पीली कलियों के रूप में अवतरित हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों, इस कहानी में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति अटूट वात्सल्य दर्शाया गया है। हमारे पशु पक्षियों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए हैं, तथा उन्हें स्वच्छंद वातावरण में उन्मुक्त हो अपना स्वाभाविक विकास करने में उनकी हर संभव मदद करें। पशु पक्षियों के प्रति सद्व्यवहार करें आदि विचारों को प्रकट किया गया है। समझ में आ गया बच्चों? यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे इसके प्रश्न बोध के साथ। धन्यवाद।